हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राम राम, शुभ संध्या। आज मैं आप लोगों के लिए ईवीएस स्टार्ट किया हूँ और ईवीएस का नोट्स आपके लिए लेके आया हूँ। आप अगर यूपी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट की तैयारी करते होंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जैसा कि पर्यावरण अध्ययन जो होता है वो हमारे बेसिक चीज़ से जुड़ा रहता है, हमारे स्वास्थ्य से, हमारे जीवन से जुड़ा रहता है। पर्यावरण अध्ययन वो हमारे जीवन में हर समय हर जगह पे ये हर मोड़ पे आता रहता है, जिसकी पर्यावरण की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम क्या पढ़ सकते हैं पर्यावरण अध्ययन में? पर्यावरण की संकल्पना एवं अर्थ, पर्यावरण के घटक, पर्यावरण और मानव के मध्य संबंध, पर्यावरण की अवधारणाएं पढ़ेंगे, पारिस्थितिक तंत्र पढ़ेंगे, इकोलॉजी जिसको बोलते हैं, जैव विविधता पढ़ेंगे, बायोम पढ़ेंगे। फिर पर्यावरण संरक्षण के कुछ हैं, प्रमुख सम्मेलन है, प्रमुख आंदोलन है, महत्वपूर्ण संस्थान है, महत्वपूर्ण पुरस्कार है, महत्वपूर्ण दिवस है। ये सब चीज़ें हम पर्यावरण के अंतर्गत पढ़ेंगे। पर्यावरण प्रदूषण के बारे में भी पढ़ेंगे। वन्य जीवन संरक्षण जो होता है, जहाँ पे मतलब है उसमें हम पढ़ेंगे, राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे, वन जीव अभ्यारण्य पढ़ेंगे, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पढ़ेंगे और आर्द्र भूमि पढ़ेंगे। ये पर्यावरण की संकल्पना है जिसमें हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। और हम शुरू करते हैं आज पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण की संकल्पना, जो पहली हेडिंग थी वो पर्यावरण की संकल्पना है। पर्यावरण की संकल्पना में आप देख सकते हैं कि पर्यावरण की संकल्पना एवं अर्थ, उसका मतलब क्या होता है। जैसे कि आप समझिए, पर्यावरण हिंदी प्रक्षेप में दो शब्द परि और आवरण से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर मतलब घेरना, जिसका अर्थ होता है चारों ओर घेरना। ठीक है, ये पर्यावरण अध्ययन का परि और आवरण का मिलकर जो होता है ये है। वो जो भी चीज़ें हमारे पृथ्वी के आसपास घेरी हुई है, जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, वो उसका पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, पर्यावरण अंग्रेजी के इन्वायरमेंट, पर्यावरण को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट बोलते हैं। फ्रेंच भाषा में इन्वायरमेंट शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है पास पड़ोस। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जीव के पास पड़ोस में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं जो उससे प्रभावित करती है वो उसका पर्यावरण कहलाता है। जैसे कि हमारे आसपास में सभी जीव जंतु जो भी पाया जाता है वो उसका पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। ठीक है, अब पर्यावरण के कुछ घटक हैं। जैसे पर्यावरण के दो ही घटक होते हैं, पहला होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है मानव निर्मित। जैसे प्राकृतिक का मतलब होता है कि नेचुरल जो चीज़ें पाई जाती है वो होता है, और दूसरा होता है कि जो मानव द्वारा बनाया जाता है वो उसका पर्यावरण होता है। जैसे प्राकृतिक में आपका क्या पाया जाता है? जैविक पाया जाता है। जो जैविक मतलब कि जैसे जो सजीव वस्तु होती है, जैसे वनस्पति जगत होता है, जंतु जगत होता है। जैविक, उसमें एक जैविक होता है, दूसरा अजैविक होता है। ठीक है, जैविक में भी वनस्पति जगत, जंतु जगत, और अजैविक में क्या होता है? निर्जीव और प्राकृतिक निर्मित होती है। जैसे निर्जीव वस्तुएं होती है जो प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है, जैसे पहाड़ हो गया, ये आपका निर्जीव वस्तु है, बट ये प्राकृतिक के रूप से तैयार हुआ है। ठीक है, जैविक घटक, अब इसमें देखते हैं जैविक घटक में क्या होता है। पर्यावरण के जैविक घटक से तात्पर्य सभी प्राणियों के संसार से होता है जिसमें जीवन पाया जाता है। इसके अंतर्गत वनस्पति जगत और जंतु जगत आते हैं, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव, सूक्ष्म जीव इत्यादि। ये सब क्या होते हैं? पर्यावरण के सजीव वस्तुएं हैं और जैविक घटक हैं। अजैविक घटक क्या होता है? पर्यावरण के अजैविक घटक से तात्पर्य होता है कि निर्जीव तत्वों के ऐसे
संसार से जिसके प्राकृतिक द्वारा निर्मित किया गया है, जैसे जैसे होता है पठार हो गया, मृदा हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, ये सब चीज़ें क्या होती है, ये होती है प्राकृतिक द्वारा निर्मित किया जाता है। अब मानव निर्मित घटक क्या होता है? मानव निर्मित घटक होता है से तात्पर्य है कि निर्जीव तत्वों के ऐसे संसार से है जिसे जीव द्वारा निर्मित किया गया हो, जैसे कलम, कागज, कुर्सी, मेज, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, घोंसला इत्यादि। ये सब चीज़ें क्या होती है, हमारा निर्जीव होती है, जो मानव द्वारा निर्मित किया गया है। इसके बाद हम दूसरा चलेंगे, एक मिनट थोड़ा रुकेंगे, अब देखेंगे अब नेक्स्ट आता है आपका पर्यावरण और मानव के मध्य संबंध। इसमें जब पृथ्वी का विकास हुआ था, उसके बाद से जब मानव ने धरती पे जन्म लिया था, उसके बाद जो भी पर्यावरण के बीच खलबली या हलचल जो भी हुई, उसके बीच में कौन कौन सा काल रहा, कौन से जगह पे मनुष्य को आखेटक काल कहा गया, कौन सा शिकारी काल कहा गया, ये सब चीज़ें हम आगे देखेंगे आपके। उसके बीच में पर्यावरण और मानव के बीच में जो भी जिस काल में वो अपना जीवन यापन किया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला था आखेटक काल, उसमें फिर आया शिकारी काल, फिर आदि मानव काल। उसमें क्या था, जिसमें मानव का रोल था, दाता मानव था वो। ये सब कह सकते हैं कि ये जो मनुष्य जब अपना रहने का और आखेटक काल, शिकारी काल, आदि मानव काल, बाद में लास्ट में फिर उसके बाद आया पशुपालन काल, फिर कृषि काल, फिर प्रौद्योगिक काल। प्रौद्योगिक काल जो होता है वो अभी के समय में चल रहा है। इसमें क्या होता है, आखेटक काल पहला देखेंगे कि आखेटक काल में क्या था, मानव जो था वो कैसे अपना जीवन यापन करता था। पहला, यह पर्यावरण का प्रथम काल है। इस काल को शिकारी काल और आदिमानव काल के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आखेटक काल है, उसके नाम से ही आपको तात्पर्य हो रहा है कि आखेटक काल जो होता है, मानव जो होता है शिकार करता था, उसका अपना भोजन के रूप में ग्रहण करता था, वो होता था आखेटक काल। ठीक है, इस काल में मनुष्य अपनी अन्य जीव जंतुओं की भांति पर्यावरण के मात्र एक कारक था, इसलिए पर्यावरण के साथ कारक का संबंध बन गया है। जैसे कि उस समय एक दोनों के बीच में लगाव था, ऐसे कि वो इसके बिना नहीं रह सकता, वो उसके पोषण के बिना नहीं रह सकता, इसलिए वो कारक उन दोनों का संबंध है। इस काल का मनुष्य अपनी सभी ज़रूरतों को पर्यावरण से प्राप्त करता था और अपने क्रियाकलापों से पर्यावरण में योगदान देता था। इसके आधार पर इसे पाता दाता मानव कहा जाता था। मतलब कि इसमें मनुष्य सभी ज़रूरतें को अपना पूरा करता था और क्रियाकलाप भी करता था और उसके अकॉर्डिंग पर्यावरण को भी बनाए रखता था। ठीक है, इसलिए इस काल को पाता दाता मानव कहा जाता था। दूसरा आता था पशुपालन काल। यह पर्यावरण का दूसरा काल है, मतलब जो पशुपालन है। जब ये काल बीत गया, आखेटक काल, शिकारी काल जो बीत गया, इसके बाद से आया पशुपालन काल। इसमें क्या होता था, पर्यावरण का दूसरा काल है ये। पर्यावरण के इस काल में मनुष्य सर्वप्रथम समूह में रहना प्रारंभ किया। जैसे कि सबसे अगर हम कहें कि समूह का निर्माण कब हुआ था, तो जब पशुपालन काल में हुआ था और ये दूसरा काल था। इसमें समूह का निर्माण हुआ था, जो मनुष्य एक दूसरे के साथ अपना समूह में इकट्ठा होकर जो भी कार्य होता था अपना करते रहते थे, यहाँ से निर्माण हुआ था। सर्वप्रथम समूह में रहने के कारण इसे सामाजिक मानव कहा जाता था। मतलब कि जब वो समूह में रहने लगे तो उसको सामाजिक के रूप से, एक सामाजिक सांस्कृतिक के रूप से एक दिया गया, वो कहने जाए। फिर आया था कृषि काल। कृषि काल यह पर्यावरण का तीसरा काल है, जो कृषि काल है। उसके बाद जब सामाजिक बना लिया तो उसके बाद खाने के लिए उसने अपना पोषण पाने के लिए खाने के लिए कुछ प्रबंध करने लगा, तो उसे बोलते हैं कृषि काल। यह पर्यावरण का तीसरा काल है। पर्यावरण के इस काल में मनुष्य सर्वप्रथम
प्रकृति के साथ छेड़छाड़ प्रारंभ किया। मतलब अगर क्वेश्चन में आ जाए कि प्रकृति के साथ सर्वप्रथम मनुष्य ने किस काल में छेड़छाड़ किया था, तो आपको क्या बोलना होगा कि कृषि काल में छेड़छाड़ किया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको डिनोट करेंगे कि छेड़छाड़ अगर क्वेश्चन में आ जाए कि मनुष्य ने पहली बार कब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया था, तो आप बोलेंगे कृषि काल में। प्राकृतिक में सर्वप्रथम छेड़छाड़ करने के कारण इसके प्राकृतिक के से परिवर्तन का संबंध बन गया। मतलब कि इस समय पर्यावरण के साथ सबसे पहला परिवर्तन किया गया था, वो कृषि काल में ही परिवर्तन किया गया था। इस काल में मनुष्य का मुख्य पेशा आजीविका के साधन को जुटाना था, इसलिए इससे आर्थिक मानव कहा जाता है। जैसे ये जो काल था ना कि उसमें अभी मैंने बताया था कि पोषण के लिए मनुष्य को कुछ खाने की चीज़ों का प्रबंध करना पड़ता था, इसलिए उसने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ शुरू किया। और चौथा आ गया वर्तमान काल, जो लास्ट अभी इस समय जो चल रहा है वो है प्रौद्योगिक काल। प्रौद्योगिक से आपको तात्पर्य होगा कि जैसे इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, ठीक है, खाने के मतलब काम करने के नए नए तरीके को ढूंढना, मतलब नए नए तरीक़ों को परिवर्तित कर देना, मतलब उत्पन्न कर देना कि हाँ, तो उसको बोलते हैं प्रौद्योगिक काल। यह पर्यावरण का वर्तमान काल है, मतलब कि अभी जो चल रहा है ये वाला अभी काल है। इस काल में मनुष्य अपने जीवन को आसान बनाने के लिए मशीनीकरण की दिशा में आगे की ओर तीव्र गति से बढ़ा। मतलब कि ये जो काल था ना, इसमें मनुष्य ने अपनी आजीविका मतलब अपने आप को आराम देने के लिए मशीन का उत्पन्न किया। और ये तो प्राकृतिक रूप से बहुत ही छेड़छाड़ का ये है, बहुत ज़्यादा छेड़छाड़, मनुष्य बहुत अंदर घुस गया प्रकृति के अंदर। ठीक है, इस काल में मनुष्य ने पर्यावरण के साथ इतना छेड़छाड़ किया कि उसे विश्वास या विनाश के कगार पर ला दिया। इसलिए इस काल के विध्वंसक काल या विनाशक का संबंध बना दिया गया था। और इस काल में प्रौद्योगिक मानव कहा जाता है। मतलब कि ये जो काल था ना, मानव ने इतना प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर दिया है कि ये जो अभी का समय चल रहा है ये हो गया विनाशक हो गया, पर्यावरण के साथ बहुत विनाशक किया हुआ है। इसके बाद आता है आपका पर्यावरण अवधारणाएं आता है। ठीक है, पर्यावरण अवधारणाएं हम आज देखेंगे क्या होता है। ठीक है, नीतिवादी अवधारणा। यह अवधारणा पूर्णतः प्राकृतिक मानी जाती है। इस अवधारणा का मानना है कि प्राकृतिक सर्वश्रेष्ठ और मनुष्य गौण है। मतलब कि इसमें प्राकृतिक सर्वश्रेष्ठ है और मनुष्य गौण है। इस अवधारणा का मानना है कि मनुष्य प्रकृति के हाथों का खिलौना है। मतलब कि जो मनुष्य है इसमें प्राकृतिक का खिलौना माना गया है। इस अवधारणा का मानना है कि जीवन का संचालन प्रकृति के हाथों में होता है। इस अवधारणा में माना गया है कि जीवन का जो संचालन है प्रकृति के हाथों में होता है। इस अवधारणा का मानना है कि जीवों के समस्त दशाएं प्रकृति द्वारा नियंत्रित होती है। इस अवधारणा को पर्यावरणीय उपागम कहा जाता है। फिर आता है संभववादी अवधारणा। यह अवधारणा पूर्णतः मानव केंद्रित मानी जाती है। इस अवधारणा का मानना है कि मनुष्य श्रेष्ठ है और प्राकृतिक गौण है। मतलब कि जब संभववादी मिलते तो मनुष्य जो था उसमें श्रेष्ठ हो गया और प्राकृतिक क्या होगी, गौण हो गए। यह अवधारणा प्रयोगवाद और विज्ञानवाद पर बल प्रदान करती है। इस अवधारणा में मनुष्य को प्रकृति का संचालन माना गया है। इस अवधारणा का मानना है कि मनुष्य परिवर्तनशील है, वो प्रकृति के प्रत्येक पहलू को परिवर्तन कर सकता है। मतलब कि जब ये इसमें मनुष्य श्रेष्ठ हो गया और प्राकृतिक गौण हो गई, तो इसमें मनुष्य सर्वोपरि हो गया और प्राकृतिक सेकंड मतलब हो गया। तो इसमें मनुष्य और प्रकृति के साथ कुछ भी कर सकता था, इसलिए इस अवधारणा को। फिर इसके बाद आया नवनीतिवादी अवधारणा। इस अवधारणा ने उपयुक्त दोनों अवधारणाओं को श्रेष्ठता को अस्वीकार दिया है। इस अवधारणा का मानना है कि मनुष्य को प्रकृति में परिवर्तन करना चाहिए
परंतु जब प्राकृतिक नकारात्मक रूप से प्रभाव होने लगे तो मनुष्य को प्रकृति के अनुसार हो जाना चाहिए। यह अवधारणा सतत विकास पर बल प्रदान करती है। प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा अनुकूलतम प्रयोग जिसमें कि उसकी उपयोगिता आने वाली पीढ़ियों के लिए बनी रहे, सतत विकास कहलाता है। सतत विकास की अवधारणा कहते हैं इसे। और अब जाके इसके बाद आया पारिस्थितिक अवधारणा। पारिस्थितिक अवधारणा जैसे पेड़ पौधे जीव जंतु होते हैं, उसके लिए हम पारिस्थितिक अवधारणा कहते हैं। यह अवधारणा प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ मानती है और मनुष्य को प्रकृति का एक अंग मानती है। जैसे कि पारिस्थितिक में जिसमें जीव जंतु रहते हैं, ये क्या होती है, प्रकृति को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानती है और जो मनुष्य है उसका एक अंग है। इस अवधारणा ने मनुष्य और प्रकृति को एक दूसरे का सहयोगी माना है। जैसे इस अवधारणा में जैसे मनुष्य कोई काम करता है तो वो प्रकृति के लिए अच्छा होता है और प्राकृतिक जो काम करती है वो मनुष्य के लिए अच्छा होता है। ये एक दूसरे के लिए सहयोगी है। इस अवधारणा ने माना है कि मनुष्य प्रकृति को अवसर प्रकृति देती है। यह अवधारणा समाज की स्थिरता को बल देती है, मतलब समाज में जो स्थिरता पैदा हुई है उसके लिए बल देती है। नेक्स्ट आएंगे हम। नेक्स्ट अब चलेगा आपका पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। अब आएंगे पारिस्थितिक तंत्र, पढ़ेंगे अब इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है। पारिस्थितिक की अंग्रेजी इकोलॉजी है, जो ग्रीक भाषा के ओकस और लोगस दो शब्दों के संयोग से मिलकर बना है, जिसका क्रमशः अर्थ होता है रहने का स्थान और अध्ययन करना होता है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जीव के रहने के स्थान का अध्ययन करना शाब्दिक अर्थों में पारिस्थितिक कहलाता है। पारिस्थितिक तंत्र होता है कि जहाँ जीव जंतु यापन करते हैं वो वहाँ का पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र होता है जैसे आप देख सकते हैं कि कैसा है। जैसे ये पारिस्थितिक तंत्र है। इसके बाद इसकी अंग्रेजी जो होती है इकोलॉजी ग्रीक भाषा के ओकस और लोगस दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। इसमें रहने का स्थान, ओकस मतलब होता है रहने का स्थान और लोगस मीन्स होता है अध्ययन करना, मतलब कि जहाँ पे जो जीव जंतु जहाँ पे रहता है उसका हम जो भी अध्ययन करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। ठीक है, इस पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1866 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, अर्नेस्ट हैकल जो हैं एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने पारिस्थितिक तंत्र की खोज करी है, वो हैं अर्नेस्ट हैकल। इन्होंने सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र की खोज करी थी। वास्तव में अर्थ में पर्यावास और निकेत की अपनी अंतःक्रिया का अध्ययन पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। जैसे इन्होंने अपने शब्दों में बोला था कि वास्तविक अर्थों में पर्यावास और निकेत की आपसी अंतःक्रिया का अध्ययन पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। जैसे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पर्यावरण में जीव के आवास और उसमें उसके कार्य करने की क्षमता का अध्ययन भी वास्तविक अर्थों में पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। आज के लिए इतना ही वीडियो। आगे हम जानेंगे कि पर्यावास क्या कहलाता है, पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाती है, आगे की वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग इस वीडियो को देख पाएँ और जुड़ जाएँ।